अरे ओ भिखारी के बच्चे, ये अमीरों का बैंक है। तुझ जैसे अंदर नहीं जा सकते। तुमसे अच्छा तो हमारा झाड़ू वाला है। गार्ड अंकल, मेरा अकाउंट इस बैंक में है, मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ये देखिए, मेरे पास इस बैंक का गोल्डन कार्ड है। तूने जरूर कोई बड़ा हाथ मारा है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। भारत के एक सुदूर और पिछड़े हुए गांव में रामदीन नाम का एक बेहद गरीब किसान रहता था, जिसकी जिंदगी बस किसी तरह से सांसें खींचने का दूसरा नाम बन चुकी थी। रामदीन के पास अपने नाम पर खेती करने के लिए 1 इंच भी उपजाऊ जमीन नहीं थी। इसलिए वो गांव के बड़े जमींदारों की जमीन को पट्टे और किराए पर लेकर हाड़ तोड़ मेहनत किया करता था। दिन रात मिट्टी में सनकर पसीना बहाने के बावजूद फसल का एक बड़ा हिस्सा लगान और किराए के रूप में जमींदार के गोदामों में चला जाता था, और रामदीन के हिस्से में सिर्फ सूखा अनाज और अंतहीन कर्ज का बोझ ही आता था। घर में उसकी पत्नी और एक 11 साल का मासूम बेटा था, जिसका नाम रामू था, जिसकी आंखों में बचपन की चमक की जगह भूख और लाचारी का गहरा साया बसा रहता था। कर्ज के भारी बोझ तले दबा ये परिवार हर दिन तिल तिल कर मर रहा था, और साहूकार के तगादे उनकी रातों की नींद और दिन का सुकून पूरी तरह से छीन चुके थे। एक समय ऐसा भी आ गया जब हालात इस कदर बदतर हो गए कि घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा था, और चूल्हा कई कई दिनों तक ठंडा ही पड़ा रहता था। 11 साल का रामू, जिसे इस उम्र में स्कूल जाकर पढ़ाई करनी चाहिए थी और दोस्तों के साथ खेलना चाहिए था, वो खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता और सूखी रोटियों के लिए भी तरसता रहता था। पूरा परिवार एक फूस की झोंपड़ी में रहता था, जिसकी छत बारिश के दिनों में ऐसे टपकती थी मानो आसमान उनके दुख पर आंसू बहा रहा हो, और सर्दियों में ठंडी हवाएं उनके शरीर को छलनी कर देती थी। रामदीन हर रोज गांव के मंदिर के बाहर खड़ा होकर भगवान से यही प्रार्थना करता था कि किसी तरह उसकी इस घोर दरिद्रता का अंत हो जाए, क्योंकि अब वो अपने बच्चे को और भूखा तड़पते हुए नहीं देख सकता था। कर्ज का आंकड़ा इतना बढ़ चुका था कि रामदीन को लगने लगा था कि शायद उसे अपना ये जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था जो उन्हें इस नरक से बाहर निकाल सके। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो ऊपर वाला कोई न कोई ऐसा चमत्कार जरूर करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। रामदीन के पिता ने मरने से पहले उसे गांव के बाहरी छोर पर एक बहुत ही छोटी सी और बंजर जमीन का टुकड़ा दिया था, जो पूरी तरह से पथरीला था और जहां एक तिनका भी नहीं उगता था। रामदीन उस जमीन को मनहूस मानता था, क्योंकि वो खेती के किसी काम की नहीं थी और बस एक वीरान जगह की तरह पड़ी रहती थी, जिसे गांव वाले भी कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल करते थे। अचानक कुछ महीनों पहले सरकार की तरफ से उस इलाके में एक विशाल 4 लेन हाईवे बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, जो देश के कई बड़े शहरों को जोड़ने वाला था। हाईवे का जो नक्शा पास हुआ था, उसमें रामदीन की वो बंजर और छोटी सी जमीन बिल्कुल बीचों बीच आ रही थी, जिसके बिना उस सड़क का निर्माण किसी भी कीमत पर संभव नहीं था। जब सरकारी अधिकारी और इंजीनियर जमीन का मुआयना करने और अधिग्रहण का नोटिस लेकर गांव में पहुंचे, तो रामदीन को लगा कि शायद सरकार उसकी बची खुची वो बंजर जमीन भी बिना कुछ दिए हड़प लेगी। लेकिन जब मुआवजा तय करने वाली समिति ने उस जमीन की व्यावसायिक कीमत का आकलन किया, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन पर होने के कारण करोड़ों में आंकी गई। सरकार की नीतियों के अनुसार उस बेशकीमती जमीन के बदले रामदीन के नाम पर पूरे 3 करोड़ रुपए का भारी भरकम मुआवजा स्वीकृत किया गया, जो कि एक ऐसी रकम थी जिसका नाम भी रामदीन ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना था। अनपढ़ और सीधे सादे रामदीन के लिए 100 रुपए और लाख रुपए में भी ज्यादा फर्क नहीं था, तो 3 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है, ये समझना उसके दिमाग की पहुंच से बिल्कुल बाहर की बात थी। जब सरकारी कर्मचारियों ने उसे मुआवजे के दस्तावेज, कुछ नकद रुपए, करोड़ों के डिमांड ड्राफ्ट और एक बैंक का प्रीमियम वेलकम किट सौंपा, तो वो बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। सरकारी अधिकारियों ने रामदीन को बताया कि शहर के सबसे बड़े बैंक में उनके नाम से एक विशेष खाता खोल दिया गया है और इस किट में एक गोल्डन कार्ड है, लेकिन पैसे खाते में जमा करने के लिए उन्हें बैंक जाना होगा।
रामदीन, जो कभी गांव की सीमा से बाहर नहीं गया था और जिसने कभी बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था, शहर की बड़ी बड़ी इमारतों और पढ़े लिखे बाबुओं के सामने जाने से बुरी तरह घबरा रहा था। उसे लगा कि वो अनपढ़ गंवार शहर में जाकर रास्ता भूल जाएगा या लोग उसे बेवकूफ बना देंगे। इसलिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जो देखने में बहुत अजीब था। उसने सोचा कि उसका 11 साल का बेटा रामू थोड़ा बहुत समझदार है और गांव के स्कूल में उसने कुछ गिनती पहाड़े सीखे हैं, इसलिए वो इस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगा। रामदीन ने घर में पड़े एक पुराने फटे हुए कपड़े के झोले को निकाला। उसमें सारे सरकारी ड्राफ्ट, नकद पैसे और वो चमकता हुआ गोल्डन कार्ड ठूंस दिया और रामू को समझाकर शहर के सबसे बड़े बैंक के लिए रवाना कर दिया। 11 साल का नन्हा रामू, जिसके शरीर पर जगह जगह से फटे हुए मैले कपड़े थे और पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, वो उस बेशकीमती झोले को अपनी छाती से कसकर चिपकाए हुए शहर की तरफ निकल पड़ा। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए, धूल फाकते और धक्के खाते हुए कई घंटों के मुश्किल सफर के बाद वो शहर के उस अति आधुनिक और विशाल बैंक की भव्य इमारत के सामने जा पहुंचा। बैंक की इमारत इतनी ऊंची और शीशों से जड़ी हुई थी कि रामू उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा और सुंदर घर कभी नहीं देखा था। जैसे ही रामू ने अपने फटे झोले के साथ बैंक के मुख्य द्वार की तरफ अपने कदम बढ़ाए, तो वहां खड़े एक हट्टे कट्टे और रौबदार सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अपनी डंडी से रोक दिया। गार्ड ने रामू के मैले कुचैले कपड़ों और उसके फटे हुए झोले को बड़ी ही घृणा भरी नजरों से देखा। उठाए जा रहा है। यहां पर इस बैंक में भिखारियों का आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चल भाग यहां से। गार्ड की इस कड़क और अपमानजनक आवाज को सुनकर रामू थोड़ा सहम तो गया, लेकिन उसने बड़ी ही विनम्रता और साहस के साथ जवाब दिया कि वो कोई भिखारी नहीं है, बल्कि एक काम से आया है। रामू ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, मैं भिखारी नहीं हूं सर, मैं आपका एक ग्राहक हूं और मुझे इस बैंक के अंदर अपने पैसे जमा करने के लिए जाना है। कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। रामू की इस बात को सुनकर उस गार्ड ने एक बहुत ही जोरदार ठहाका मारा और उसकी हंसी पूरे गेट पर गूंज उठी, मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा और मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। गार्ड हंसते हंसते दोहराने लगा, तू भिखारी और इस बैंक में जाएगा, वो भी पैसे जमा करने? अरे तेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं और तू शहर के सबसे बड़े बैंक का ग्राहक बनेगा। गार्ड लगातार इसी तरीके से हंसता रहा और वहां से गुजरने वाले अन्य लोगों के सामने उस मासूम बच्चे का भद्दा मजाक बनाता रहा, जिससे रामू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गार्ड के इतने अपमान और मजाक उड़ाने के बावजूद भी रामू ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे अपने पिता को दिया हुआ वचन याद था और उसे पता था कि यह पैसे उनके जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। वो बार बार गार्ड के सामने हाथ जोड़ता रहा और बैंक के अंदर घुसने का निरंतर प्रयास करता रहा, ये कहते हुए कि उसे बैंक के अधिकारियों से एक बार बात करने का मौका दिया जाए। आखिरकार उस क्रूर गार्ड को लगा कि इस बच्चे के साथ थोड़ा और मजाक किया जाए। उसने सोचा, ठीक है, तू जा अंदर, मैं तो तुझे रोक रहा था, लेकिन जब अंदर बैठे ऑफिसर तेरी ये फटीचर हालत देखेंगे तो वे तुझे खुद ही धक्के मारकर और बेइज्जत करके बाहर भगा देंगे। ये सोचकर गार्ड ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसे रास्ता दे दिया और कहा, जा नवाबजादे, जा जाकर अपने पैसे जमा कर दे। गार्ड की अनुमति मिलते ही रामू ने राहत की सांस ली और अपना झोला कसकर पकड़ते हुए वो भारी भरकम पहला शीशे का दरवाजा क्रॉस करके बैंक के मुख्य हॉल के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही रामू अंदर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि वहां का वातावरण एकदम अलग है। ठंडी ठंडी एसी की हवा चल रही थी और सब तरफ चकाचौंध रोशनी फैली हुई थी, जो उसकी झोंपड़ी के अंधेरे से बिल्कुल विपरीत थी। उसने देखा कि वहां पर लोगों की बहुत सारी मल्टीपल लाइनें लगी हुई हैं और हर एक छोटे बड़े काम के लिए अलग अलग काउंटर और अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे किस लाइन में खड़ा होना चाहिए, इसलिए वो झिझकते हुए इधर उधर देख रहा था। तभी एक सूट बूट पहने हुए बैंक कर्मचारी की नजर उस पर पड़ गई। वो कर्मचारी तेजी से रामू के पास आया और उसे घूरते हुए बहुत ही रूखे स्वर में बोला, अरे भिखारी, तुम यहां अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहां क्या जरूरत है? ये कोई खैरात बंटने की जगह नहीं है। रामू ने डरते हुए
लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाबूजी, मुझे पैसे जमा करने हैं सर, इसलिए मैं यहां आया हूं। उस बैंक कर्मचारी ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और अत्यंत तिरस्कार भरे लहजे में बोला, तू और पैसे जमा करेगा? शक्ल देखी है अपनी? कहां से लाए इतने पैसे और कितने पैसे हैं तेरे पास? रामू ने बिना कुछ कहे बड़ी ही मासूमियत के साथ अपना फटे कपड़े का झोला खोला और उस कर्मचारी के सामने कर दिया ताकि वो खुद ही देख ले कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। जैसे ही उस अधिकारी ने झोले के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें सरकारी डिमांड ड्राफ्ट और नकद पैसों की इतनी बड़ी गड्डियां थीं कि वो बुरी तरह चकभित रह गया। करोड़ों रुपयों के वो कागजात और नकद देखकर उस अधिकारी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसने तुरंत ही रामू पर चोरी का एक बहुत ही संगीन आरोप लगा दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहां से लाया तू इतने पैसे? जरूर किसी की डकैती करके लाया होगा, जरूर किसी का घर लूटा होगा तुम्हारे माँ बाप ने, तभी जाके ये इतने सारे पैसे तुम यहां पर लेकर आए हो। बैंक कर्मचारी की चीख पुकार सुनकर बैंक के अंदर मौजूद सभी ग्राहकों और अन्य कर्मचारियों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो गया और वहां एक अजीब सी खामोशी और तनाव का माहौल बन गया। वो कर्मचारी लगातार रामू को अपमानित करते हुए कह रहा था, ये पक्का चोरी का पैसा होगा, तुम जैसे सड़क छाप लोगों के पास इतनी बड़ी रकम आ ही नहीं सकती, तुम लोग तो समाज के नाम पर कलंक हो। वो उस 11 साल के मासूम बच्चे को सबके सामने जलील करता रहा और लगभग आधा से 1 घंटा तक उसे इसी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। रामू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार सफाई देने की कोशिश कर रहा था कि ये उसके पिता के पैसे हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने या समझने को तैयार नहीं था। इतने में वहां से कैश काउंटर पर बैठकर सब कुछ देख रही एक महिला मैनेजर, जो कि काफी वरिष्ठ थी, वो भी अपनी सीट छोड़कर वहां आई और उसने भी बिना किसी जांच पड़ताल के उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया। उस महिला मैनेजर ने रामू को उंगली दिखाते हुए कठोरता से कहा, नहीं नहीं नहीं, ये लड़का पक्का कोई फ्रॉड है, ये 1 नंबर का चोर है, जरूर ही कहीं से भारी चोरी करके लाया होगा। उसने आगे कहा कि ऐसे कपड़ों वाले लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, ये तो पक्का किसी बड़े सेठ की तिजोरी तोड़कर आए हैं, इसे तुरंत पुलिस को हिवाले कर देना चाहिए। टूट चुका था, लेकिन फिर उसे याद आया कि सरकारी बाबू ने उसे एक कार्ड भी दिया था और कहा था कि यह बहुत काम की चीज है। उसने कांपते हुए हाथों से अपने फटे झोले के अंदर हाथ डाला और उसमें से वो चमकता हुआ गोल्डन कार्ड निकालकर उस महिला मैनेजर और बैंक कर्मचारी के सामने प्रस्तुत कर दिया। उस गोल्डन कार्ड को देखते ही वहां खड़े सभी लोग शॉक हो गए, क्योंकि वो कोई साधारण कार्ड नहीं था, बल्कि बैंक का सबसे उच्च श्रेणी का और दुर्लभ कार्ड था। गोल्डन कार्ड की यह विशिष्ट फैसिलिटी होती है कि उस कार्ड के धारक को बिना लाइन में लगे और बिना किसी इंतजार के वीआईपी तरीके से उसका सारा काम तुरंत कर दिया जाता है। ये एक ऐसा प्रीमियम कार्ड होता है जो केवल उन चुनिंदा ग्राहकों को जारी किया जाता है जिनके खाते में करोड़ों रुपए जमा होते हैं या जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। जैसे ही उन बैंक कर्मचारियों ने एक फटेहाल लड़के के हाथ में वो गोल्डन कार्ड देखा, तो सभी लोग एक पल के लिए शॉक हो गए और उनकी बोलती बंद हो गई। लेकिन उनके भीतर भरा हुआ वर्गभेद और अहंकार अभी भी सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने तुरंत एक नई कहानी गढ़ ली और आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी सारे लोग एक स्वर में बोलने लगे, अरे ये तो पक्का फेक कार्ड होगा, इसमें इसने जरूर किसी हैकर से फेक बनाकर लाया होगा, ये कार्ड पूरी तरह से नकली और फर्जी है। वे सब मिलकर उस बच्चे को और भी ज्यादा डराने लगे और इस तरीके से व्यवहार करने लगे मानो उसने कोई बहुत बड़ा आतंकवादी अपराध कर दिया हो। इसी बीच बैंक के कुछ कर्मचारियों ने बिना समय गवाए स्थानीय पुलिस स्टेशन को कॉल कर दिया और उन्हें सूचित कर दिया कि बैंक में एक शातिर चोर करोड़ों रुपयों और एक फर्जी कार्ड के साथ पकड़ा गया है। कुछ ही मिनटों में सायरन बजाती हुई पुलिस की एक जीप बैंक के दरवाजे पर आकर रुकी और उसमें से 2-3 पुलिस वाले तेजी से अंदर दाखिल हुए। पुलिस वालों ने आते ही बिना कुछ पूछे रामू को कॉलर से पकड़ लिया और उसे गालियां देते हुए उसकी सरेआम बेइज्जती करनी शुरू कर दी। जब रामू ने रोते हुए वो गोल्डन कार्ड पुलिस वाले को दिखाया
और कहा कि वो सच बोल रहा है, तो पुलिस वाले ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, चुप कर बे, और हंसने लगा कि ये जरूर फ्रॉड वाला कार्ड है, ये डुप्लीकेट बनाकर लाया है। स्थिति बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी थी और बैंक में तमाशा बन गया था। इतने में एक सीनियर अधिकारी, जो अब तक ये सब तमाशा अपने कैबिन से देख रहे थे, फिर से उठ के आए। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा, लाओ, मुझे ये कार्ड दो, इसे मैं मशीन में डालकर चेक ही कर लेता हूं, और अभी सबके सामने इसकी असलियत आ जाएगी। अगर ये कार्ड नकली निकला तो अभी इसके ऊपर ठगी का मुकदमा ठोक कर इसे ठिकाने में लगा देंगे और इसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। तब जाकर उन्होंने अपने चैम्बर में जाने का फैसला किया और उस डरे हुए बच्चे को कॉलर पकड़कर खींचते हुए अपने चैम्बर में ले जाया गया। चैम्बर के अंदर रखी एक विशेष मशीन, जिसे जेहू मसूर कार्ड रीडर कहा जाता है, उसमें उस अधिकारी ने बड़ी ही हिकारत के साथ उस कार्ड को डाला। जैसे ही कार्ड मशीन में स्वाइप हुआ, मशीन ने एक हल्की सी बीप की आवाज की और कंप्यूटर की स्क्रीन पर हरे रंग की बत्ती के साथ उस खाते का पूरा विवरण खुलकर सामने आ गया। वो कार्ड 100% ओरिजिनल निकला और स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था कि ये कार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुआवजे के तहत एक प्रीमियर कस्टमर के लिए ही विशेष रूप से इशू किया जाता है। स्क्रीन पर रामदीन का नाम और उनके खाते में जमा होने वाली 3 करोड़ की प्रस्तावित राशि का विवरण देखकर उस सीनियर अधिकारी सहित सभी लोग दंग रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि जिस बच्चे को वे पिछले 1 घंटे से भिखारी, चोर और फ्रॉड कहकर अपमानित कर रहे थे, वो असल में उनके बैंक का एक वीआईपी और करोड़पति ग्राहक है। रामू, जो अब तक डर से कांप रहा था, ये देखकर कि मशीन ने उसे सच्चा साबित कर दिया है, उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और उसने एक गहरी सांस ली। जब ये बात बाहर खड़े अन्य कर्मचारियों और पुलिस वालों को पता चली तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा। अब वो सभी अधिकारी जो कुछ देर पहले रामू को धक्के मार रहे थे, वे अचानक से अपने सुर बदलते हुए उसे एक गेस्ट के रूप में बैठाने लगे और उस बच्चे को पानी और जूस पूछने लगे। वे सब उस बच्चे को और उसके पैसे को देखकर अब माफी मांगने की मुद्रा में आ गए थे, लेकिन तभी बैंक के मुख्य द्वार पर एक और बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल चूंकि रामू को शहर गए हुए बहुत देर हो चुकी थी और सूरज ढलने लगा था, तो गांव में बैठे उसके पिता रामदीन को डर लगने लगा था। रामदीन को यह खौफ सता रहा था कि मेरा बच्चा कहीं शहर की भीड़ में खो न गया हो या कोई गुंडा इतनी बड़ी पैसे लेकर गया है तो उससे लूटपाट न कर ले। यही सब सोचकर रामदीन बदहवास हालत में गांव से भागा भागा बैंक पहुंचा था और जैसे ही वो हांफता हुआ अंदर आया, उसने पुलिस और भीड़ को अपने बेटे के इर्द गिर्द खड़ा देखा। रामदीन तुरंत आगे आया और हाथ जोड़कर सबको बताने लगा कि साहब, हमारे पास ऐसे ऐसे बातें हैं, मेरी पुश्तैनी जमीनें बिकी हैं, गवर्नमेंट और सरकार ने मुझे मेरी जमीन का पैसा दिया है। लेकिन पुलिस और बैंक वालों का अहंकार अभी पूरी तरह से टूटा नहीं था। उन्होंने रामदीन के फटे कपड़े देखकर उसे भी अरेस्ट कर लिया और कहा, तू भी इसके साथ चोरी करके आया है यहां पे। उन्होंने रामदीन को भी धमकाते हुए कहा, तभी इतने सारे पैसे तुम दोनों मिलकर यहां लाए हो, तुम दोनों बाप बेटे 1 नंबर के ठग हो। ये कहते हुए उन्होंने रामदीन को भी चोर ठहरा के वहां पे बंदी बना लिया गया और उसे भी पुलिस की जीप में डालने की तैयारी करने लगे। रामदीन बैंक के फर्श पर बैठकर बुरी तरह गिड़गिड़ाता रहा कि नहीं सर, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूं, मैं तो एक सीधा सादा किसान हूं और मैंने अपनी सरकार को जमीन दी है। मेरे गांव की रोड पे जमीन थी जो अब नए बनने वाले 4 लेन रोड में चली गई है, इसलिए इतनी महंगी कीमत में हमें वो रकम मिली है। रामदीन बार बार रोते हुए कह रहा था कि मेरी जमीन बिकी हुई है सरकार के पास, ये उसी का जायज पैसा है, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। और वो लगातार पुलिस के सामने रिक्वेस्ट करता रहा। आखिरकार रामदीन के रोने धोने और उसके भोलेपन को देखकर कठोर पुलिस वाले को भी थोड़ी सी दया आई और उसे लगा कि शायद यह आदमी सच बोल रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में रामदीन से बोला कि ठीक है, अगर तू सच्चा है तो उसका सरकारी रसीद दिखाओ तुम, जो सरकार और कलेक्टर ऑफिस से जमीन के बदले मिली है तुम्हें। इंस्पेक्टर की ये बात सुनते ही रामदीन के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। वो जानता था कि वे कागज उसकी झोपड़ी में एक पुराने टिन के डिब्बे में सुरक्षित रखे हुए हैं। वो बिना एक पल भी गवाए वहां से तंदोता हुआ
और भागता हुआ वापस अपने गांव और घर की तरफ गया ताकि वो जल्द से जल्द उन सबूतों को ला सके। रास्ते भर वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा था कि जब तक वो वापस आए तब तक पुलिस उसके मासूम बेटे रामू को कोई नुकसान न पहुंचाए। कुछ ही समय में रामदीन पूरी तरह पसीने से लथपथ और हांफता हुआ अपने घर पहुंचा और वहां से वे सारे सरकारी स्टैंप वाले कागजात और रसीद लेकर वापस बैंक की तरफ दौड़ा। बैंक में पहुंचकर उसने कांपते हाथों से वो सील मोहर लगी हुई सरकारी रसीद और मुआवजे का पत्र इंस्पेक्टर और बैंक मैनेजर के सामने टेबल पर रख दिया। उस सरकारी रसीद और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आधिकारिक पत्रों को देखते हुए वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से चंभित रह गए। बैंक वाले जो अब तक शक कर रहे थे उस कागजात की प्रामाणिकता देखकर अवाक रह गए और पुलिस वाले भी ये देखकर सन्न रह गए कि एक बेहद गरीब और फटेहाल दिखने वाला किसान सच में करोड़पति बन चुका है। अपनी भयंकर गलती और एक वीआईपी ग्राहक के साथ किए गए इतने बड़े दुर्व्यवहार का एहसास होते ही पुलिस वाले चुपचाप वहां से खिसक गए। फिर बैंक वालों ने अपनी गलती सुधारने के लिए रामदीन और रामू की बहुत सत्कार करी, उन्हें वीआईपी लाउंज में बैठाया और अच्छी तरह से चाय नाश्ता करवाया। बैंक मैनेजर ने खुद व्यक्तिगत रूप से माफी मांगते हुए उनका एक प्रीमियर कस्टमर के रूप में पूरे सम्मान के साथ अकाउंट खोल दिया। अकाउंट खुलने के बाद उन सभी ड्राफ्ट और पैसों को पूरी सुरक्षा के साथ उस नए खाते में डिपॉजिट कर दिया गया, जिससे रामदीन के माथे की सारी चिंताएं मिट गईं। बैंक के सभी कर्मचारियों ने जाते समय उन दोनों बाप बेटे को दरवाजे तक छोड़ा और भविष्य में बेहतरीन सेवा देने का वादा किया। रामू और उसका पिता रामदीन, जिनके पास सुबह तक खाने के लिए एक दाना नहीं था, वे अब सम्मान और आर्थिक आजादी के साथ बैंक से बाहर निकले। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मन में एक उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की उम्मीदें लिए खुशी खुशी से फिर वापस अपने घर की ओर चले आए, जहां अब गरीबी का अंधकार हमेशा के लिए मिट चुका था।